हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं गार्निशी ऑर्डर के बारे में। गार्निशी ऑर्डर बैंकिंग लॉज के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर माना जाता है। ये एक लीगल ऑर्डर होता है। तो आज के इस सेशन में हम इसी ऑर्डर को बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ वे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन। मेरा नाम है पंकज ऋषि कृष्णन। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से। गार्निशी ऑर्डर आपका एक लीगल ऑर्डर होता है जो कि आपके ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। इस लीगल ऑर्डर के अंदर आपकी एक थर्ड पार्टी को, जो कि आपकी गार्निशी मानी जाती है, दैट पर्टिकुलर थर्ड पार्टी ओज मनी टू अ जजमेंट डेटर। वो जजमेंट डेटर को कुछ पैसा देगी टू इंस्टेड पे दैट मनी डायरेक्टली टू द जजमेंट क्रेडिटर। वो जजमेंट डेटर को पैसा देगी, जजमेंट क्रेडिटर को पैसा नहीं देती। बैंकिंग लॉज के तहत अगर देखें तो गार्निशी यूजुअली एक इम्पॉर्टेंट पर्सन भी है। आपका थर्ड पार्टी एक इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है जहाँ पर वो जजमेंट डेटर को पैसा चुकाता है ऑन द बिहाफ ऑफ जजमेंट क्रेडिटर। तो गार्निशी इज़ यूजुअली द बैंक, द जजमेंट debtor is the bank's customers and judgment creditor is the person who has obtained a decree against the customer। तो गार्निशी ऑर्डर इनेबल करता है एक डिक्री होल्डर को कि वो अपना पैसा रिकवर कर सकता है बाय द जजमेंट डेटर थ्रू द अटैचमेंट ऑफ फंड्स बाय हेल्ड बाय द थर्ड पार्टी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट जो बैंकर और कस्टमर्स होते हैं उनके रिलेशनशिप में अगर हम बात करें तो जो बैंक होगा वो कंपेल करता है अपने आप को लॉ के द्वारा, मतलब लॉ कंपेल करेगी बैंक को कि वो फ्रीज कर देगा सामने वाले का अकाउंट जब तक वो पैसा उसको सेटिस्फाई तरीके से उसको जमा नहीं हो जाता। तो लीगल बेसिस पे यहाँ पर क्या होता है कि गार्निशी ऑर्डर आर गवर्न बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 CPC। ये ऑर्डर 21 के रूल 46 में ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है वहाँ पर CPC में, और बताया गया है कि जो गार्निशी ऑर्डर होता है वो अटैचमेंट ऑफ डेट, शेयर्स और इन सब के रिगार्डिंग में अपने प्रोविज़न को एक्सप्लेन करता है। और साथ ही साथ बट ये जजमेंट डेटर के पोजीशन में जो प्रॉपर्टी है उसके रिगार्डिंग ये बात नहीं करते। सिंपल अगर मैं इसको और समझाऊं कि जो भी आपका जो डेट का अटैचमेंट होगा, शेयर्स का अटैचमेंट होगा या फिर किसी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट होगा, वो प्रॉपर्टी आपके जजमेंट डेटर के पोजीशन में नहीं होनी चाहिए। तो फिर वो किसके पोजीशन में होनी चाहिए? वो आपके जजमेंट क्रेडिटर के पोजीशन में होनी चाहिए। दूसरा है इसके अंदर ऑर्डर 21 रूल 46A टू 46I। स्पेशली अगर हम डील करें तो ये बात करता है गार्निशी प्रोसीडिंग्स के बारे में, जो कि कोर्ट को एम्पावर करती है एक गार्निशी ऑर्डर को देने के लिए जहाँ पर किसी पैसे का सेटलमेंट किया जा रहा है टू द डिक्री होल्डर। डायरेक्टली वो पैसा डिक्री होल्डर को दिया जाएगा। अब इसके दो इम्पॉर्टेंट स्टेजेस होती हैं। पहला स्टेज तो है इसके अंदर ऑर्डर निसी, जो कि शो कॉज ऑर्डर के बारे में बात करता है, और दूसरा ऑर्डर एब्सोल्यूट, जो कि एक सफिशिएंट जो कॉज होता है आपका, जब आपका वो फुलफ़िल नहीं होता तो कोर्ट इसको एक ऑर्डर एब्सोल्यूट मान लेती है। ठीक है, मतलब ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। चलिए इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो ऑर्डर निसी जो कि शो कॉज ऑर्डर के बारे में बात करता है, यहाँ पर आपकी जो ऑनरेबल कोर्ट होती है वो डायरेक्ट करती है गार्निशी को कि वो अपना फंड को रिलीज़ ना करे टू द जजमेंट डेटर। गार्निशी इज आस्क्ड टू शो कॉज वाई इट शुड नॉट बी पे टू द डिक्री होल्डर। जब अगर फर्दर ऑर्डर आ जाए तो कस्टमर्स का अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्रीज़ कर लिया जाएगा टू द एक्सटेंट जब तक उसको वो पैसा पे नहीं होता। नेक्स्ट है आपका ऑर्डर एब्सोल्यूट। अगर गार्निशी फेल हो जाता है अपना सफिशिएंट कॉज देने के लिए तो कोर्ट उसके ऑर्डर को क्या मान लेगी? एब्सोल्यूट ऑर्डर मान लेगी। देन द बैंक इज़ लीगली बाउंड टू पे। तब बैंक आपका लीगली बाउंड टू पे होगा
उस अमाउंट को देने के लिए टू द कस्टमर्स अकाउंट, टू द जजमेंट क्रेडिटर अकाउंट। मतलब कस्टमर्स के अकाउंट से वो पैसा निकाल लिया जाएगा और जजमेंट क्रेडिटर के अकाउंट में वो पैसा भेज दिया जाएगा। यहाँ पर लीगली बाउंडेशन हो रही है और ऑर्डर नीसी के अंदर लीगली बाउंडेशन नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन बैंकर कस्टमर्स रिलेशनशिप। बैंक मस्ट फ्रीज द अकाउंट ऑफ द जजमेंट डेटर टू द एक्सटेंट ऑफ द डिक्रीज। जब अगर गार्निशी ऑर्डर आ जाएगा तो बैंक के पास ताकत है कि वो अकाउंट को फ्रीज कर सकता है। दूसरा है कस्टमर्स लूज़ करेगा ऐसी कुछ राइट्स को जहाँ पर वो अपनी प्रॉपर्टी को अटैच करवाता होता। मतलब सिंपल बात है, जो कस्टमर है वो राइट टू ऑपरेट वाली राइट को उसके पास में वो निकल जाएगी जहाँ पर उसका अटैचमेंट हो रहा था उसकी प्रॉपर्टी का। जो बैंकर है, तीसरा जो द बैंकर है, व्हेन द बैंकर इज़ डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी टू द कस्टमर। बैंकर आपका अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा अगर जब उसको उसकी पेमेंट मिल जाएगी। अकाउंट सब्जेक्टेड टू द गार्निशी ऑर्डर। पहला है आपका करंट और सेविंग अकाउंट जो कि अटैचेबल होते हैं। ठीक है। और दूसरा है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट जो कि अटैचेबल नहीं होते। यहाँ पर कोर्ट के द्वारा एक गार्निशी ऑर्डर के द्वारा वहाँ पर उसका अटैचमेंट किया जाएगा, बट उसके भी कुछ अपने क्राइटेरियाज होंगे। नेक्स्ट है आपका जॉइंट अकाउंट। तो जॉइंट अकाउंट में क्या चीज़ है, जो गार्निशी ऑर्डर है वो जॉइंट अकाउंट पे इफ़ेक्टिव नहीं होता अनलेस एंड अनटिल जो डिक्री है वो सभी जॉइंट ओनर्स के ऊपर, जॉइंट अकाउंट होल्डर के ऊपर नहीं अप्लाई होती। नेक्स्ट है आपका ट्रस्ट अकाउंट। तो ट्रस्ट अकाउंट जो आपका फ़ंड होता है वो एक फिड्यूशरी कैपेसिटी का फ़ंड होता है एंड यहाँ पर आपका वो अटैच्ड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है आपका ओवरड्राफ्ट और लोन अकाउंट। तो जब यदि आपका कोई अकाउंट है जो कि ओवरड्रॉन है और जहाँ पर नो डेट इज़ ड्यू टू द कस्टमर, देन आपकी कोई भी अटैचमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट, बैंकर्स की कुछ इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ होती हैं। पहला है वो बैंक के अकाउंट को एग्जामिन करेगा, वेरीफाई करेगा कि सफिशिएंट फंड है या नहीं है एंड स्कोप है गार्निश ऑर्डर को कंप्लाई कराने का या नहीं है। दूसरा, अकाउंट के फ़ंड को फ्रीज़ कर देगा, स्टॉप कर देगा कि वो फर्दर पेमेंट ना दे पाए जब तक उसकी पुरानी पेमेंट क्लियर नहीं होती। तीसरा, अपीयर इन द कोर्ट रूम। अगर जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो बैंक अपना एक एफिडेविट फाइल करके अपने आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता है कि क्या उस अकाउंट के अंदर उसकी क्या पोजीशन थी, क्या हिसाब किताब था। नेक्स्ट है कंप्लाई विद द ऑर्डर एब्सोल्यूट। ऑर्डर एब्सोल्यूट के साथ में कंप्लाई कर दिया जाएगा, सीधा सिंपल सवाल। अब बारे में बात करते हैं थोड़ा एक्सेप्शंस एंड लिमिटेशंस की। तो सैलरी इन हैंड ऑफ एम्प्लॉयर। तो जो सैलरी होती है, सैलरी इज क्रेडिटेड टू द एम्प्लॉयज़ अकाउंट, इट कैन नॉट बी अटैच्ड, वो अटैच नहीं हो सकती। दूसरा है एग्जम्प्टेड प्रॉपर्टी, जैसे कि सीपीसी के सेक्शन 60 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बता रही थी जैसे कि प्रोविडेंट फंड, पेंशंस, ग्रेट्युटी, तो इनको आप अटैच नहीं कर सकती क्योंकि एग्जम्प्टेड प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट है जॉइंट अकाउंट और चौथा है आपका फिड्यूशरी फंड्स। अब डिस्कस करते हैं थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस लॉज। पहला है आपका जोचिमसन वर्सेस स्विस बैंक कॉरपोरेशन। इस लैंडमार्क जजमेंट के अंदर आपका जो कोर्ट ने हेल्ड किया वो बताया कि जो बैंकर्स की जो डेट होती है, जो कस्टमर्स देगा उसको, वो केवल डिमांड पे देगा। मीन्स द बैंकर्स डेट टू द कस्टमर्स इज़ पेबल ओनली द डिमांड। देयरफॉर अंटिल डिमांड इज़ मेड, जब तक डिमांड आपकी मेड नहीं होती तब तक गार्निशी ऑर्डर अटैच नहीं करेगा। दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक वर्सेस पीके मित्तल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है, स्टूडेंट्स को ध्यान से पढ़ना। ये बताता है कि आपका जो बैंक है वो स्ट्रिक्टली कंप्लाई करेगा विद द गार्निशी ऑर्डर एंड उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। चेंजेस करने का हक सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट ऑफ लॉ को होगा एंड इट कैन नॉट अलाउ द विड्रॉल वंस एन ऑर्डर नीसी इज सर्व्ड। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर 1985। ये क्लेरिफाई करता है जहाँ पर जो भी आपका फ़ंड होता है अगर वो किसी कंपनी को बिलोंग करता है तो वाइल लिक्विडेशन पीरियड गार्निशी ऑर्डर के हिसाब से वो कंपनी लॉ जब वाइंडिंग अप होगी, जब उस कंपनी लॉ का ख़त्म किया जाएगा, कंपनी को निपटाया जाएगा, तो उसके हिसाब से फिर उसकी पेमेंट को अकॉर्डिंगली लिक्विडेशन के थ्रू वो डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट,
इम्पॉर्टेंस इन बैंकिंग लॉस। तो गार्निशी ऑर्डर की अपनी एक खुद की इम्पोर्टेंस है। ये एक बैलेंस बना के चलती है बैंकर्स ड्यूटी ऑफ सीक्रेसी और उसके लीगल ऑब्लिगेशंस के बीच में। दूसरा ये कि काफ़ी हद तक हम इसको रिमाइंडर की तरह मान सकते हैं कि कस्टमर्स की जो राइट होती हैं, जो ऑब्लिगेशंस होते हैं बैंकिंग लॉज की तरफ से, बैंकर्स की तरफ से, वो एब्सोल्यूट नेचर के नहीं होते। बट हाँ, इसके अंदर ओवरराइडिंग कंपल्सन तो हैं अपने बाकी अदर लॉज के। नेक्स्ट, फ्रीजिंग अकाउंट करने का भी एक अपना अच्छा मतलब रोल है, इसके अपने प्लस माइनस हैं, क्योंकि बेसिक मुद्दा यहाँ पर अकाउंट का जो पैसा है उसको पे करने का है। जब तक वो पैसा पे नहीं होगा तो फिर अकाउंट यहाँ पर फ्रीज़ ही रहते हैं। सो ओवरऑल बात करें तो गार्निशी ऑर्डर आपका एक मैकेनिज़्म है, एक जुडिशियल मैकेनिज़्म है, जहाँ पर आपके डिक्री होल्डर को अलाउ किया जाता है टू इन्फोर्स अ जजमेंट डेट by attaching fund owes to the judgment debtor by a third party। सो बैंकर्स के लिए अगर हम बात करें तो ये तो एक क्लियर ड्यूटी हुई, एक बार सर्व कर दिया तो अकाउंट आपका फ्रोज़ होगा ही होगा, और जब तक फंड पे नहीं होता वो फ्रोज़न ही रहेगा। सो वाइल इसकी भी कुछ अपनी सर्टेन लिमिटेशंस थी, कुछ एक्सेप्शंस थे, जैसे कि जॉइंट अकाउंट, एग्जेम्प्टेड फंड, फिड्यूशियरी एसेट्स और न जाने क्या क्या। तो एट द एंड हम इसमें यही कहेंगे कि जो गार्निशी ऑर्डर है ये आपका एक इंटरसेक्शन है बैंकिंग लॉज का, सिविल लॉज का और कस्टमर्स की राइट का, जो कि एक अच्छा प्रिंसिपल है कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए, सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए और डेट को रिकवर करने के लिए। तो ये जुडिशली मैंडेट और लॉफुल तरीका है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा गार्निशी ऑर्डर का। सो मिलेंगे स्टूडेंट्स अगले मेरे सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय और अच्छे से पढ़िए।